हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। पिछले क्लास में मैंने जो है आपको सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 पढ़ाया था और उसमें जो है मैंने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर तक पढ़ाया था आपको। आज जो है मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं उससे आगे आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को जितना ज़्यादा देख सके देखिए, क्योंकि वीडियो में एक एक चीज़ आपका एक्सप्लेन किया हुआ है और अगर आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा दिन जो है हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में बांटा है। क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ठोस जो है वो दो प्रकार का, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो उसी क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्रिस्टलीय ठोस को जो बांटा गया है, ये क्रिस्टलीय ठोस को जो आपको बांटा गया है वो किसी न किसी आधार पे बांटा गया हो, और ये जो आपको बांटा गया है वो किस आधार पे बांटा गया है, तो अंतराण्विक बलों के आधार पर। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ठोस जो है वो किससे बने होते हैं और उसमें कौन सा बल काम करता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में मैंने आपको बताया था कि अंतराण्विक बल से ये जुड़े होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को जो है बांटा गया है वो उनके अंतराण्विक बल के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्रिस्टलीय ठोस को जो है अंतराण्विक बल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया या 4 वर्गों में बांटा गया। ध्यान रखिए कि क्रिस्टलीय ठोस को जो बांटा गया है वो उसके अंतराण्विक बल के आधार पर बांटा गया है कि वो आपस में जो जुड़े हैं वो किस बल के आधार पर जुड़े हैं। इसी बल के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भागों का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो है वो आपका आणविक ठोस। यहाँ पे मैं आपको सारा डिफिनेशन बताऊंगा, इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं। दूसरा जो है वो है आपका आयनिक ठोस और आपका तीसरा जो है वह है धात्विक ठोस। और चौथा जो है वो है आपका सहसंयोजक ठोस। और सहसंयोजक ठोस का ही दूसरा नाम है इसका नेटवर्क ठोस। ध्यान रखिए, पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, चौथा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसको आप नंबर वाइज कैसे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आप पहला आणविक ठोस जानते हो या आयनिक ठोस जानते हो, इससे मैटर नहीं करता। 4 वर्गों में बांटा गया है और किस चीज के आधार पर बांटा गया है, तो अंतराण्विक बल के आधार पर बांटा गया। तो यहाँ पे जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस या आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, तो इसके बारे में पढ़ाने तो जा रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसे बांटा किस पे गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन होता है। और मैं जितना भी आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी यहीं से हो। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखते चलिए।
तो पहला जो है मैंने लिखा है कौन सा, तो आणविक ठोस लिखा है। तो आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको आणविक ठोस के बारे में डिटेल से पढ़ाता हूँ कि आणविक ठोस के अवयवी कण, आणविक ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, आणविक ठोस। तो मैं पॉइंट वाइज करके लिखा रहा हूँ ताकि आप ध्यान से इसको समझ सकें, ठीक है। तो आणविक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, तो अवयवी कण जो है आपके अणु होते हैं। आणविक ठोस का अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि ये आपस में जो जुड़े होते हैं वो परवल आणविक बल से जुड़े होते हैं, परवल आणविक, परवल आणविक बल से जो है जुड़े होते हैं आपस में। और इसका जो आपका एग्जाम्पल हो जाता है वो है H2O, HCl और CCl4। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखिए कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अवयवी कण कौन होते हैं। तो अवयवी कण का मतलब होता है कि जिससे मिलके वो बना होता है। तो यहाँ पे जो आणविक ठोस है वो अणु से मिलके बना होता है। ध्यान रखना है कि आणविक ठोस जो है वो अणु से मिलकर बना होता है, और ये आपस में जो अणु जुड़े होते हैं वो परवल आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं। और इसी आणविक बल के आधार पे जो है अंतराण्विक बल बोला गया है कि अंतराण्विक बल के आधार पे जो बांटा गया है ये इसी आणविक बल को लेकर। तो आपका जो ये आणविक ठोस है वो परवल आणविक बल से जुड़ा हुआ होगा। और इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो है H2O, HCl, CCl4। अब देखिए अगर आप आणविक ठोस के गुण को लिखते हैं, आणविक ठोस के गुण को लिखते हैं कि आणविक ठोस में क्या क्या गुण पाया जाता है, तो आणविक ठोस के गुण ध्यान रखिए कि गुण हो या विशेषता हो तो आपको यही लिखना है। तो आणविक ठोस के जो गुण पाए थे तो पहला तो यही होगा कि अवयवी कण जो है क्या होता है, अवयवी कण जो है वो अणु होते हैं। ध्यान रखना है आपको, अवयवी कण कौन होता है, तो अणु होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि परवल अंतराण्विक बल, सॉरी परवल आणविक बल से, परवल आणविक बल से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। तीसरा जो है वो आपको ये है कि ये जो आणविक ठोस है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान रखना आणविक ठोस जो है वो क्या होते हैं, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो आपके यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि H2O, यूरिया, HCl और CCl4। अब देखिए ये कुचालक शब्द को समझना है, क्योंकि मैंने आपको अवयवी कण तो समझा दिया कि वो जिससे बना है उसको अणु कहते हैं। तो आपका आणविक ठोस जो है उसका अवयवी कण कौन सा है, तो अणु है। ये परवल आणविक बल से जुड़ा होता है। कौन परवल आणविक बल से जुड़ा होता है, तो आणविक ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में जो जुड़े होते हैं तो परवल आणविक बल से जुड़े होते हैं। ये मैंने नहीं समझाया था क्योंकि विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब क्या होता है, तो कुचालक का मतलब ये होता है कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं था, मतलब करंट जो है उसमें नहीं जा सकता है। जैसे आप ये मार्कर ले लीजिए, क्या इस मार्कर में करंट जा सकता है, नहीं। तो ये जो है आपका क्या है, तो विद्युत का कुचालक है। बात समझ में आ रही है कि वैसा पदार्थ जिससे होके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है वो पदार्थ क्या है, तो कुचालक है। तो आपका जो ये आणविक ठोस है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, ये भी क्या है आपका कुचालक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा जो है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मैं यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आए। ध्यान में आयनिक ठोस में क्या होता है कि आयनिक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, तो आयन होते हैं। आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं, तो आयन होते हैं आपका, ठीक है। और ये जो आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं वो स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत
स्थिर विद्युत बल से आपस में जुड़े होते हैं। और इसी स्थिर विद्युत बल को हम दूसरा शब्द में क्या कहते हैं, तो कुलामी बल। कुलामी बल। तो ये जो आपस में है वो स्थिर विद्युत बल से जुड़े होते हैं या कुलामी बल से जुड़े होते हैं। और इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो NaCl, MgCl2, MgCl2, CaF2, NH4Cl और LiBr, ZNS इत्यादि। ये सारे जो है इसका एग्जाम्पल है। अब अगर आपको इसका नाम पता नहीं है तो मैं आपको सारा का नाम लिख देता हूँ। NaCl को जो है वो कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। MgCl2 को बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। CaF2 को बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड। और NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और LiBr बोलते हैं लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड। और ZNS को बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब आप कंपैरिजन कीजिए तो इसमें बहुत आसानी से आप याद कर सकते। देखिए आणविक ठोस के अवयवी कण जो है वो अणु होते हैं। आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं और आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन। देखिए डिफरेंस आपको यहीं पे समझ में आती है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि आणविक ठोस और आयनिक ठोस के बीच अंतर लिखिए तो बस जस्ट आपको इसको शो कर देना कि अवयवी कण का जो है आणविक ठोस का जो अवयवी कण है वो अणु है और आयनिक ठोस का अवयवी कण आयन है। अब देखिए ये आपस में जो जुड़े हुए हैं वो परवल आणविक बल से जुड़े हुए हैं। देखिए आणविक ठोस आणविक बल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो आयनिक ठोस है वो स्थिर विद्युत बल या कुलामी बल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसको आपको याद रखने का मैं एक नॉर्मली ट्रिक बता देता हूँ। आयन मतलब आप दो प्रकार के आयन पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं, तो धन आयन और क्या पढ़ रखे हैं, ऋण आयन। ये पढ़े हैं ना। तो धन आयन और ऋण आयन जो है वो किस में पढ़ना है, तो आपको आवेश में पढ़ना है ना। फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि धन आयन और ऋण आयन की बात आती है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो उसी को हम धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन किस में पढ़ना है, तो आवेश में। और आवेश में जो बल लगता है उस बल का नाम क्या है, तो आपने कूलॉम का नियम पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा स्थिर वैद्युत बल, पढ़ा है ना। तो स्थिर वैद्युत बल और स्थिर वैद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं, कुलामी बल। क्यों कुलामी बल कहते हैं, क्योंकि इसको जो दिया गया किसने दिया था, कूलॉम जी, इसलिए इसको कुलामी बल भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब कि आपका आयनिक ठोस में आयन अणु होते हैं और ये स्थिर विद्युत बल या कुलामी बल से जुड़ा हुआ है। कैसे आप इसको याद रखिएगा, तो आयन जो है वो दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन। और धन आयन और ऋण आयन के बारे में जो हमने पढ़ा है वो कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स में पढ़ा है। और किस में आता है, तो आवेश में। और आवेश के बीच धन आयन और ऋण आयन या धन आवेश और ऋण आवेश के बीच जो बल लगता है उस बल का नाम क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल। और इस बल को दिया किसने था, तो कूलॉम जी ने। इस बल के लिए जो नियम दिया था किसने दिया था, कूलॉम जी ने। तो इसीलिए इनको कुलामी बल भी कहते हैं। यहाँ पे वही हुआ कि स्थिर विद्युत बल या कुलामी बल से जो है आयनिक ठोस जुड़ा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल है NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड और NH4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड, LiBr लिथियम ब्रोमाइड और ZNS जिंक सल्फाइड। ये आपका जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी मैं आयनिक ठोस का गुण भी पढ़ाऊंगा।
तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पढ़ने वाले हैं वो जो है आपका वो है आयनिक ठोस के गुण। आयनिक ठोस के गुण, आयनिक ठोस के गुण। ध्यान रखिए आयनिक ठोस का गुण जो है वो क्या है, वो चीज है। तो गुण मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आपसे पूछता है कि आयनिक ठोस की विशेषता क्या है, तो यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला तो यही है कि इसके अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण मतलब जिनसे वो मिलके बना होता है, वो अवयवी कण क्या होता है, आयन होता है। और ये जो आयन है ये आपस में जो इसके कण है किस बल से जुड़े होते हैं, तो स्थिर विद्युत बल या गुलामी बल। ध्यान रखिए कि स्थिर विद्युत बल या गुलामी बल से आपस में जुड़े होते हैं, ये इसका प्रॉपर्टीज है, गुण है। तीसरा है यह कठोर होता है, यह क्या होता है, कठोर होता है। चौथा प्रॉपर्टी है कि यह भंगुर होता है, यह भंगुर होता है। पांचवा क्वालिटी इसका क्या है, तो पांचवा क्वालिटी है कि यह विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है। और ये विद्युत रोधी कब होता है, तो ये ठोस अवस्था में, ये जो है आपका विद्युत रोधी होता है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में जो है विद्युत रोधी होता है। लेकिन ये जो है द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में ये क्या होता है, तो विद्युत का जो है चालक होता है या सुचालक होता है, सुचालक लिख लीजिए, चालक होता है। ये गलित अवस्था में विद्युत का क्या होता है, तो चालक होता है। और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो यह है कि यहाँ पे जो है इसमें कि इसका एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले भी लिखा दिया है कि क्या है ये इसका एग्जाम्पल, तो CCl4, इसका एग्जाम्पल जो है NaCl, CCl, NaCl है और MgCl2, ये सब जो है इसका आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ध्यान रखिए मैं यहाँ पे आयनिक ठोस का गुण बता रहा हूँ। आयनिक ठोस मतलब क्या, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अवयवी कण जो है वो क्या होता है, आयन होता है। उसके बाद जो है स्थिर विद्युत बल से या गुलामी बल से आपस में जो होता है, मैंने ये समझा दिया था। अब यहाँ पे ये आपको समझना है कि ये कठोर होता है। कठोर का मतलब क्या होता है, ये आसानी से जो है वो दबाया नहीं जा सकता है या तोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये चीज आपको ध्यान रखना, इसे मार्कर है तो ये आसानी से दबाया नहीं, ये हार्ड है, इसको दबा नहीं सकते, तो ये कठोर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये भंगुर होता है। अब भंगुर का मतलब आपको समझना है, जैसे कि अगर हम ये मार्कर है अगर इसको तोड़ते हैं तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन भंगुर का मतलब क्या हुआ, यदि हम उसको तोड़ते हैं ना तो वो टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर हो जाएगा। जैसे आप बतासा को लीजिए, ठोस है ना बतासा जो खाते हैं, अब उसको आप तोड़िए तो क्या हुआ कि वो चूर चूर हो जाए। तो चूर चूर का मतलब समझ में आया, एकदम वो भंगुर का मतलब होता है कि एकदम चूर चूर, तोड़ने पे जो ना एकदम चूर चूर हो जाएगा, एकदम छोटा छोटा टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो भंगुर का मतलब समझ में आ गया। अब बताइए विद्युत का रोधी होता है। विद्युत का रोधी का मतलब क्या हुआ, ये भी करंट नहीं होके जाने देगा, लेकिन कब, जब ये ठोस अवस्था में, जब यह ठोस अवस्था में हुआ तो अपने से होकर करंट को जाने नहीं देगा। लेकिन द्रव अवस्था या गलित अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में होगा तो ये जो है करंट को जाने देगा, मतलब ये उस समय क्या हो जाएगा, तो विद्युत का चालक हो जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है NaCl जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका आयनिक ठोस का प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हम एक पढ़ रहे हैं क्या, तो धात्विक ठोस। देखिए धात्विक ठोस, अब धात्विक ठोस को समझने की कोशिश करते हैं कि धात्विक ठोस होता क्या है और धात्विक ठोस में आखिर होता क्या है। तो वे सभी तत्व या पदार्थ भी बोल सकते हैं, वे सभी पदार्थ जो धातु होते हैं, वो सभी क्या होता है, तो वो धात्विक ठोस होता है। अब ये धातु क्या होता है,
तो आपका लोहा, आयरन, लोहा को ही आयरन बोलते हैं, कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं, सिल्वर हो गया, ये सारा आपका क्या है, धातु है। ठीक है, और वे सारे पदार्थ जो धातु है उसको धात्विक ठोस में रखा गया है। ठीक है, और इसके अवयवी कण, धात्विक ठोस के जो है अवयवी कण आपस में जो जुड़े हुए रहते हैं वे धात्विक बल से जुड़े होते हैं, धात्विक बल से जुड़े होते हैं। मतलब धात्विक ठोस किसको कहते हैं, तो वे सभी पदार्थ जो धातु होते हैं, जो मेटल है, तो वो सभी पदार्थ क्या है, तो आपका जो जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, मतलब कि सोना जो है वो, ये सारा चीज जो आपका धातु है। और इसके जो अवयवी कण धातु, इसका जो अवयवी कण है वो आपस में किससे जुड़ा होता है, तो धात्विक बल से जुड़ा होता है। अब इसका एक प्रॉपर्टीज ये है कि ये धात्विक बल से तो जुड़ा होता है, और इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो आपका आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सारा जो है इसका आपका सिल्वर, ये सारा जो है इसका एग्जाम्पल होता है। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि धात्विक ठोस किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके कण जो है वो धातु है, और उनके कण आपस में किस चीज से जुड़े होते हैं, तो धात्विक बल से जुड़े होते हैं, धात्विक बल से जुड़े होते हैं। ये सारा पदार्थ क्या कहलाता है, तो आपका धात्विक ठोस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धात्विक ठोस के गुण क्या हो सकता है। तो धात्विक ठोस का गुण जो है क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं धात्विक ठोस के गुण। अब यहाँ पे गुण क्या है, तो गुण जो है ये जो है कि आपका धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका कि धात्विक ठोस जो है, धात्विक ठोस जो है वो कठोर होते हैं और तन्य होते हैं, और आघातवर्ध होते हैं, आघातवर्ध होते हैं। इसके बाद धात्विक ठोस का जो गुण है वो क्या है, तो विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, तो चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। अब इसका नेक्स्ट गुण जो है वो ये है कि इसका गलनांक जो है वो उच्च होता है, गलनांक जो है वो क्या होता है, उच्च होता है। देखिए मैं अभी आपको धात्विक ठोस का गुण समझा रहा हूँ। वे सभी पदार्थ जो धातु होते हैं वो धात्विक ठोस में आ जाते हैं, और ये धात्विक बल से आपस में जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे इसका गुण जो है वो देखिए कि धात्विक बल जो होता है वो क्या होता है, तो धातु के जितने भी कण होते हैं आपस में जो जुड़े होते हैं वो धात्विक बल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कहा कि धातु जो है, धात्विक ठोस जो है वो कठोर होते हैं, कठोर मतलब कि आसानी से दबाने पे नहीं दबते। नेक्स्ट है कि तन्य होते हैं, तन्य होने का मतलब क्या होता है कि जब हम धातु को खींचते हैं, लंबा करते हैं, तो जितना ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं उतना ज़्यादा इसको लंबा कर सकते हैं। जैसे आप तार को करते हैं, है ना, जैसे आप कॉपर, तांबा का तार या आप लोहा का तार बनाते हैं, तो उसका तार क्या होता है, एकदम पतला होता है, उसको जितना पतला करते हैं उतना लंबा होते चला जाता है। तो ये इसका तन्य का गुण है। आघातवर्ध का क्या मतलब होता है, तो अगर हम इस पे चोट करते हैं या इसको पीटते हैं तो ये टूटता नहीं है, ये फैलते चला जाता है। ये क्या करता है, फैलते चला जाता है, तो ये आघातवर्ध है। बात समझ आ रही है कि धातु जो है उसका गुण क्या है, तो कठोर भी होता है, आसानी से ये जो है दबता नहीं है। दूसरा गुण हो गया कि यह तन्य होता है। तन्य का मतलब क्या होगा, इसको जितना लंबा खींचेंगे उतना लंबा होते चला जाएगा, टूटेगा नहीं। आघातवर्ध का मतलब क्या हुआ कि इसको कितना भी इस पे हथौड़ा से पीटेंगे, कितना भी ज्यादा पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं, ये फैलते चला जाएगा। जैसे आप गांव में देखते हैं खुरपी, कुदाल, इस सबको देखते हैं ना, उस पर जितना ज्यादा पीटे तो क्या होता है, चौड़ा होता है, लेकिन कभी टूटता नहीं। हल्के ये चालक होते हैं, चालक होते हैं मतलब इसका जो उपयोग है हम विद्युत के उपकरण में करते हैं, मतलब कि जितना भी करंट से बना हुआ सामान है उसमें करते हैं। जैसे आयरन हो गया, टीवी हो गया, तार हो गया, जिसको आप कॉपर का तार लेते हैं, जो एल्युमिनियम वाला होता है वो तार लेते हैं, तो ये सारा तार किस चीज़ का बना होता है, तो आपका धातु का होता है। और इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक उच्च का मतलब क्या हो कि आसानी से नहीं पिघलते,
ये एक निश्चित ताप पे जो है गलना शुरू करते हैं, और वो जिस निश्चित ताप पर ये गलना शुरू करते हैं उसी को क्या कहते हैं, गलनांक। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा उच्च ताप पे जो है वो गलना स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में। अभी जो हम पढ़ेंगे वो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस, देखिए इसमें क्या होता है, सहसंयोजक ठोस में जो है वो क्या होता है, ये चीज आपको समझना है। तो इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, तो परमाणु। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। मतलब कि आपका जो सहसंयोजक ठोस है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और ये जो आपस में जुड़े होते हैं वो सहसंयोजक बल से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बल से जुड़े होते हैं। और इसका जो नेक्स्ट है वो ये है कि इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण, और उदाहरण से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसको नेटवर्क ठोस क्यों कहा गया। तो ये इसके अवयवी कण जो है परमाणु, वो आपस में मिलके क्या करते हैं, विशाल जाल बनाते हैं, विशाल जाल सा बनाते हैं, विशाल जाल सा बनाते हैं या विशाल जाल बनाते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है, विशाल जाल बनाने के कारण इसको क्या कहा गया है, नेटवर्क ठोस कहा गया, नेटवर्क ठोस कहा गया। ठीक है, मतलब कि ये जो परमाणु है, ये सहसंयोजक ठोस जो है अवयवी कण इसका क्या होता है, तो परमाणु होता है, और परमाणु जो आपस में जुड़ जुड़ के क्या करते हैं, तो विशाल जाल बनाते हैं, बड़ा सा जो है नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और देखिए नेटवर्क ठोस का जो एग्जाम्पल है वो आपका हीरा, क्वार्टर्स, ठीक है, हीरा, क्वार्टर्स, उसके बाद आपका सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, SiC को बोलेंगे सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड। उसके बाद जो है आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम नाइट्रेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ALN, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट। उसके बाद जो है आपका SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में जो है वो खासकर जो है ये सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, हीरा, क्वार्टर्स, ग्रेफाइट और ये सिलिकॉन कार्बाइड, ये हमेशा एग्जाम्पल में, ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में पूछ देता है। तो ध्यान रखना है कि इसका नाम आपको काफ़ी ध्यान से कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस होता क्या है, तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, जैसे आपको परिभाषा सबका लिखना है तो आप इसी पॉइंट से लिख सकते हैं, अपने से बना के, रट्टा मारने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये कण आपस में सहसंयोजक बल से जुड़े होते हैं। आपको परिभाषा लिखना है तो मैं बहुत ही आसानी तरीके से बताता हूँ कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसको कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये कण जो है, परमाणु जो है, अब आपस में सहसंयोजक बल से जुड़े होते हैं, उस ठोस को हम क्या कहते हैं, तो सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, तो सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस इसलिए कहते हैं कि इसके परमाणु जो है, जो इसका अवयवी कण परमाणु है, यह परमाणु आपस में जुड़ के एक विशाल जाल का निर्माण करता है या बड़े नेटवर्क का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है हीरा, क्वार्टर्स, SiC को सिलिकॉन कार्बाइड पढ़ते हैं, ग्रेफाइट,
ALN एल्युमिनियम नाइट्रेट, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव कि हीरा जो है वो कौन सा ठोस है। तो कहीं कहीं पे आपको दे देगा क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो क्रिस्टलीय ठोस। क्यों, क्योंकि यह जो है कि किसका भाग है, तो क्रिस्टलीय ठोस का है ना। इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन यदि आपको पूछ देता है कि हीरा जो है वो कौन सा ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आयनिक ठोस है, आणविक ठोस है, या आपका क्या बोलते हैं धात्विक ठोस है, तो यहाँ आपको जो बताना है वो क्या बताना है, तो यहाँ आपको बताना है कि ग्रेफाइट जो या हीरा जो है वो कौन सा ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस है या नेटवर्क ठोस है। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका हेडिंग है कि सहसंयोजक ठोस के गुण, सहसंयोजक ठोस के गुण। देखिए गुण या विशेषता सेम है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सहसंयोजक ठोस का गुण क्या है या सहसंयोजक ठोस की विशेषता क्या है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे गुण से मतलब क्या है कि हम सहसंयोजक ठोस को पहचाने कैसे। हम जो है कि अगर हमें कोई पदार्थ दे दिया जाता है और पूछता है कि यह कौन सा ठोस है, तो हम कैसे पहचाने, तो हम इसके गुण से ही पहचानते हैं कि यह ठोस जो है वो कौन सा है। बात समझ में आ रही है। तो गुण मैं इसलिए हर सभी का लिखा रहा हूँ। तो चलिए ये गुण देख लेते हैं कि सहसंयोजक ठोस का जो है अवयवीकरण, सहसंयोजक ठोस का जो है अवयवीकरण क्या होगा, तो परमाणु। सहसंयोजक ठोस के अवयवीकरण क्या होगा, परमाणु होगा। और ये जो आपस में बंधे होंगे या जुड़े हुए होंगे वह सहसंयोजक बल से जुड़े होंगे या आकर्षण बल, या कौन सा, तो आकर्षण बल से जो है वो जुड़े हुए होंगे। आकर्षण बल मतलब कि यहाँ पे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि सहसंयोजक आकर्षण बल से जो है ये जुड़े हुए होंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है कि यह जो है मुलायम या कठोर, मतलब यह दोनों होता है। मतलब कि यह जो है मुलायम भी होता है और कठोर भी होता है। और यह जो है विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी मतलब कि विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन यह जो अपवाद हो जाएगा वो अपवाद कौन हो जाएगा, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। और इसका गलनांक जो है वह गलनांक भी क्या होगा, तो गलनांक जो है वो बहुत कुछ होगा, मतलब अधिक होगा, अत्यधिक होगा। गलनांक जो है क्या होगा, अत्यधिक होगा। देखिए मैं यहाँ पे इसका एक एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। पहला तो मैंने आपको समझा रखा कि अवयवीकरण क्या होंगे, तो परमाणु होंगे। और ये जो आपस में जुड़े हुए होंगे सहसंयोजक बल या आकर्षण बल, या आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, सहसंयोजक आकर्षण बल से जो है आपस में जुड़े होंगे। यह मुलायम भी होगा और कठोर भी होगा। अब यहाँ पे विद्युत रोधी होगा। विद्युत रोधी मतलब कि करंट को अपने से होकर नहीं जाने देगा, आवेश को अपने से होकर नहीं जाने देगा। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ये आपको करंट को जाने देगा, मतलब ये विद्युत का सुचालक होता है। अब कई ऐसा ग्रेफाइट होता किस में है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल देखा है ना, तो पेंसिल को जब आप छीलते हैं तो उसके अंदर का जो काला सा नुकीला भाग जो निकलता है वो ग्रेफाइट का होता है। अगर आपको चेक करना है कि वास्तव में ये जो है विद्युत का सुचालक होता है या नहीं होता है, तो आप पेंसिल को इस तरफ से भी छील दीजिए और इस तरफ से भी छील दीजिए, मतलब दोनों तरफ से छील दीजिए। ठीक है, और एक वायर को यहाँ पे तार को इस छोर से जोड़ दीजिए और इसी का वायर दूसरे छोर से जोड़ दीजिए। अब इससे आप चेक कीजिएगा टेस्टर से लेके, तो देखिए कि उसमें क्या हो रहा है, तो करंट प्रवाहित हो रहा है। मतलब इस छोर से अगर आपने करंट दिया है तो इस छोर से आगे इसका जो छोर होगा आगे वाला, इस छोर को आप देखिए और उसमें टेस्टर से करंट चेक कीजिए, तो देखिए कि उसमें करंट जाता है। अगर करंट जाता है तो विद्युत का सुचालक। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी जरूर बरतिए। ठीक है, तो विद्युत रोधी होता है
असंयोजक ठोस जो है वो विद्युत रोधी होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है इसका अपवाद है, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट कहा कि इसका गलनांक अत्यधिक होता है, इसका गलनांक मतलब ये जो गलना शुरू करता है वह जो गलनांक कहलाता है, तो वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो चलिए इसको हम रब करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि आपको मैंने तीनों ठोस के बारे में बता दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक ठोस है जिसका भाग बांटा गया है। वो कौन सा ठोस है? तो आणविक ठोस है, आणविक ठोस। अब यहाँ पे जो है, जैसे मैंने अभी आपको 4 ठोस पढ़ाया था, जिसमें से आणविक ठोस जो है उसको भी वर्गीकृत किया गया, मतलब उसको भी बांटा गया। आणविक ठोस को भी बांटा गया है, और आणविक ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया। ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, और तीसरा जो है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंधित ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन बंधित ठोस। मतलब यहाँ पे जो है ठोस को जो है वो भी 3 भागों में बांटा गया। कौन से ठोस को बांटा गया है? तो आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया, और आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया, जिसका पहला है ध्रुवीय ठोस, दूसरा है अध्रुवीय ठोस, और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित ठोस। तो हम ध्रुवीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि ध्रुवीय ठोस जो है, ध्रुवीय ठोस वह क्या होता है। ठीक है, तो हम ध्रुवीय ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ध्रुवीय ठोस होता क्या है। तो ध्रुवीय ठोस जो है इसका आपको परिभाषा लिखना है, तो इसके अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं। ध्रुवीय ठोस के अवयवी कण कौन सा होता है? तो अवयवी कण जो है आपका अणु होता है। ठीक है, अणु होते हैं। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो ये जो है द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध से आपस में जुड़े होते हैं, बंध से जुड़े होते हैं। द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध से जुड़े होते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि इसका एग्जाम्पल जो है वो है HCl, SO2, H2S, etc। ठीक है, ध्यान रखिए कि ध्रुवीय ठोस जो है, ध्रुवीय ठोस जो है वो इसके अणु जो होते अवयवी कण जो होते हैं वो कौन सा होता है? तो अणु होता है। और ये जो जुड़े होते हैं आपस में, कौन जुड़े होते हैं? तो इसके अणु जो जुड़े होते हैं वो ध्रुवीय द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो है ध्रुवीय ठोस के गुण क्या होता है? तो ध्रुवीय ठोस का गुण जो है वो एकदम इजी है, ये मतलब टॉपिक ज़्यादा हैवी नहीं है। आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो नॉर्मल चीज़ है, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, ध्रुवीय ठोस का पीछे जो है ठोस क्या है, ये कण क्या होते हैं, ये सारा मैंने आपको समझा रखा है। तो बस आपको नॉर्मली देखते रहें। अब यहाँ पे जो है कि द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध को आपको समझना है। द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध का मतलब हुआ कि 2 ध्रुव, देखिए नाम से इसका क्लियर है, द्विध्रुव मतलब द्वि मतलब हो गया 2, और ध्रुव मतलब हो गया इसका जो केंद्र है वो ध्रुव। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो बिंदु है एक इसका केंद्र हो गया, मतलब ध्रुव हो गया, और ये एक ध्रुव हो गया, मतलब ये दोनों बिंदु जो है ये द्विध्रुव हो गया, मतलब एक ध्रुव ये हो गया और एक ध्रुव ये हो गया। तो इसके कण जो है वो द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध से आपस में जुड़े, मतलब कि 2 ध्रुव से जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इस बल को द्विध्रुव बंध भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्रुवीय ठोस का गुण क्या हो जाएगा? तो पहला तो गुण यही हो जाएगा, ध्रुवीय ठोस का गुण जो है कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। दूसरा गुण हो जाएगा कि द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध से जुड़े होते हैं। द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी हो जाएगा ये हो जाएगा
कि यह मुलायम होता है, यह जो है क्या होता है, मुलायम होता है आपका। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया यह मुलायम होता है। चौथा प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा इसका गलनांक जो है वो निम्न होता है। गलनांक, गलनांक जो है क्या होता है, तो गलनांक जो है निम्न होता है। निम्न मतलब कि आसानी से कम ताप पे ही गलना शुरू कर देते हैं। और यह जो है विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है। और किस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में जो है विद्युत रोधी होता है, लेकिन द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में यह चालक होता है। चालक होता है मतलब क्या, कि अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, ये चालक होता है। चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने द्विध्रुव बंध को तो मैंने समझा दिया, ये मुलायम होता है। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ जो द्विध्रुव बंध है वो कैसे समझे। देखिए एक H और एक Cl, तो H जो है वो हाइड्रोजन है और Cl जो है क्लोराइड है ना। अब इन दोनों के बीच जो बंधन बनता है, मतलब ये दोनों जो जुड़े हुए थे आपस में, वो डबल बॉन्ड से। अब मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, यही जो है इसका द्विध्रुव है। तो यहाँ पे जो डबल बंध से जुड़े होते हैं इसी को क्या कहते हैं, द्विध्रुव बंध कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो डबल बंध से जुड़ा होता है, इसलिए इसको द्विध्रुव बंध कहते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, तो तीसरा चीज है कि इसका गलनांक निम्न होता है, मतलब ये आसानी से गल जाते हैं, मतलब ये जो है कम ताप पे ही गलना शुरू कर देते हैं। और विद्युत रोधी होते हैं, मतलब ठोस अवस्था में जो है विद्युत रोधी होता है, और द्रव अवस्था में क्या होता है, तो विद्युत का चालक होता है, मतलब ये अपने से होकर करंट को जाने देता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका अध्रुवीय ठोस। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है आपका अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस, देखिए अब अध्रुवीय ठोस किसको कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अणु या परमाणु, मतलब कि अध्रुवीय ठोस के जो है अवयवी कण अणु और परमाणु दोनों होते हैं। ध्यान रखिए अवयवी कण को ही अवयव भी कहते हैं या घटक कण भी कहते हैं। ध्यान रखिए घटक कण, मैंने आपको पीछे भी बता रखा है, घटक कण, अवयवी कण या घटक कण जो है वो सेम बात है। तो यहाँ पे अध्रुवीय ठोस जो है किससे मिलकर बना होता है, तो अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। और अध्रुवीय ठोस जो है आपस में जो जुड़े होते हैं वो परिक्षेपण बल या लंदन बल से जुड़े होते हैं। परिक्षेपण बल या लंदन बल से जो है आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ भी आपको समझाऊंगा कि परिक्षेपण बल होता क्या। उसके बाद जो अध्रुवीय ठोस है वह मुलायम होता है, मुलायम होता है। और अध्रुवीय ठोस जो है वो विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है। अध्रुवीय ठोस जो है वो विद्युत रोधी होता है। और तीसरा क्या है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसका गलनांक जो है वो अत्यधिक होता है। गलनांक जो है वो क्या होता है, तो अत्यधिक होता है। बात समझिए, बाकी तो आप बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि इसके घटक कण या अवयवी कण जो है अणु या परमाणु होते हैं, या आप अच्छे से जानते हैं कि जिससे वो मिलकर बना होता है। दूसरा जो है कि ये जो आपस में जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो परिक्षेपण बल या लंदन बल से जुड़े होते हैं। अब इसको समझना है कि परिक्षेपण बल है क्या या लंदन बल क्या। देखिए मान लीजिए कि ये अणु है, ये अणु है, और जब तक ये अणु अलग है तब तक ये ठोस नहीं, मैंने आपको पीछे भी समझाया था। जैसे ही अणु आपस में जुड़ेंगे तो ये जुड़ते हैं, तो ये किसी न किसी बल से जुड़ते हैं। तो यहाँ जो ये बल से जुड़ते हैं, तो मैंने आपको ठोस में बताया था कि ये जो है बीज आपस में जो है अंतराण्विक बल से जुड़ते हैं, जो परबल होता है काफी मजबूत होता है। लेकिन कुछ ठोस जो है वो बहुत ही कमजोर बल से जुड़े होते हैं। ये
अब ये जो अणु है वो अणु जो है अंतराण्विक बल या परवल बल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये क्या है तो बहुत ही कमजोर बल से जुड़ा हुआ है। और इसी कमजोर बल को, ये जो आपस में जुड़ा है किससे जुड़ा हुआ है, देख कमजोर बल से जुड़ा हुआ है। और इस कमजोर बल का नाम क्या, तो इस कमजोर बल का नाम ही है परिक्षेपण, परिक्षेपण बल या लंदन। बात समझ में आया कि आप जो ठोस पढ़े हैं तो बहुत ऐसा ठोस पढ़े हैं कि जिसके अणु आपस में जो है काफी मजबूती से जुड़े होते हैं, जो आसानी से अलग नहीं है ना। तो वो जो जुड़े होते हैं वो अंतराण्विक बल से जुड़े होते हैं, वो अंतराण्विक बल प्रबल होता है, प्रबल मतलब कि काफी मजबूत होता है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस है जो आपस में उनके अणु जो है वो जुड़े हुए तो है लेकिन बहुत कम, मतलब बहुत कमजोर बल से जुड़े हुए हैं। उनके बीच में जो बल लगा हुआ है वो इतना कमजोर है कि आसानी से उनके अणु जो है वो अलग हो सकते हैं। तो उस कमजोर बल का नाम क्या है, जैसे मैंने कहा कि दो ठोस जो है वो एक प्रबल बल से जुड़ा हुआ है, उस प्रबल बल का नाम क्या था, तो अंतराण्विक बल। उसी तरीके से दो अणु जो है आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन वो काफी कमजोर बल से जुड़े हुए हैं ताकि वो आसानी से अलग होते हैं। इस कमजोर बल का नाम क्या, तो उसी कमजोर बल का नाम है परिक्षेपण बल या लंदन। बात समझ में आ गई। चलिए, अब यह मुलायम होता है, मतलब आसानी से जो है यह टूट जाता है, मतलब कि अब मुलायम होता है, कठोर नहीं होता है, दबाने पे दब जाता है। विद्युत रोधी होता है, मतलब करंट को अपने से होकर नहीं जाने देता है। और गलनांक अत्यधिक होता है, मतलब ये काफी ज्यादा गलनांक पे, मतलब कि टेम्परेचर पर गलना शुरू करता है। बात समझ में आए। तो ये हो गया आपका अध्रुवीय ठोस। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट है इसका जो है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस का हो गया। अब अध्रुवीय आणविक ठोस जो है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण जो है मैंने आपको बता दिया था कि HCl हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, H2S हो जाएगा, ये सारा जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये इसका एग्जाम्पल। बात सुनना है। चलो इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। वो जो उदाहरण हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है आपका क्या उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अध्रुवीय ठोस। अब नेक्स्ट जो बचा वो हम देख रहे हैं क्या, तो नेक्स्ट बच गया आपका अब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंधित ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस। अब हाइड्रोजन बंधित ठोस को क्या कैसे पहचानेंगे, तो हाइड्रोजन बंधित ठोस जो है इसके अवयवी कण कौन होगा, तो अणु होगा। हाइड्रोजन बंधित ठोस के जो है अवयवी कण वो कौन हो जाएगा, तो अणु हो जाएगा। और ये जो आपस में जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े होते हैं। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं और इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो HF, H2O, NH3। आपको पहचानने का एक मैं आसान सा ट्रिक बता देता हूँ कि इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन जरूर मौजूद है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए HF, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। देखिए H2, इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है। मतलब हाइड्रोजन बंधित ठोस जो है उसके अवयवी कण अणु होंगे। और कौन से बंध से जुड़ा होगा, तो हाइड्रोजन बंध से। मतलब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन बंध से, मतलब जैसे ही आपस में जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के द्वारा ही जुड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो ये आपका हाइड्रोजन बंधित ठोस है। अब इसके गुण, हाइड्रोजन बंधित ठोस के गुण, हाइड्रोजन बंधित ठोस के गुण। तो हाइड्रोजन बंधित ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, तो हाइड्रोजन बंधित ठोस के पहला गुण तो यही हो जाएगा, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। अवयवी कण जो है कौन होता है, तो अणु होते हैं। उसके बाद इसके जो जुड़ा हुआ कैसे रहता है, तो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। आपस में जो जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। और तीसरा जो है इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो यह जो है मुलायम होता है। यह क्या है, तो यह जो है मुलायम होता है। चौथा इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो यह जो है ये विद्युत रोधी बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। मतलब विद्युत रोधी, विद्युत 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 रोधी
विद्युत रोधी नगण्य होता है, नगण्य, नगण्य मतलब कि नामात्र का यह विद्युत रोधी होता है। यह आप कह सकते हैं यह क्या होता है, चालक होता है। मतलब अगर यह विद्युत रोधी होगा भी तो बहुत कम, और नहीं तो ये क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मिस्टेक से उल्टा हो गया। ये जो है विद्युत रोधी होगा, विद्युत रोधी होगा, रोधी होगा, और ये विद्युत का चालन करेगा भी तो नगण्य मात्रा में। मतलब कि विद्युत का चालन करेगा, चालन करेगा मतलब विद्युत के सुचालक होगा, लेकिन नगण्य मात्रा में। नगण्य मात्रा मतलब कि एकदम नामात्र में जो है ये विद्युत का चालन करेगा। मतलब यह विद्युत रोधी ही होगा, लेकिन अगर यह चालन विद्युत को अपने से होकर जाने देगा तो बहुत कम मात्रा में यह होकर जाने देगा। और इसका नेक्स्ट गुण जो है वो नेक्स्ट गुण है कि यह जो है क्या होता है, तो विद्युत विद्युत इसका जो गलनांक है वो गलनांक जो है वो काफी कम होता है। मतलब गलनांक गलनांक जो है वो क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक जो है वो क्या होता है, तो निम्न होता है। ये आपका जो है हाइड्रोजन बंधित ठोस का गुण होता है। अब ध्यान रखिए कि मैंने आपको ठोस पढ़ाया, यहाँ पे जो है आपका भाग 2 कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको यही चीज दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने आपको क्या, तो भाग 1 में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ाया। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, तो क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्रिस्टलीय ठोस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, और अगला जो है धात्विक ठोस। ठीक है, ये 4 भागों में बांटा गया। फिर मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, देखिए आणविक ठोस को कितने भागों में बांटा गया, तो बाकी का परिभाषा मैंने बता दिया। फिर आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया, मैंने इसके बारे में बता दिया। तो इस तरीके से जो है आपका ठोस के बारे में जो आप पढ़े इतना भाग 2 तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो है मैं आपको भाग 3 में लेके आऊँगा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि वीडियो छोटा हो ताकि आप इसको मज़े से देखें, पढ़ाई को एंजॉय करें। और ध्यान रखिएगा कि ये जितना भी मैंने आपको बताया, अगर आप इसको बार बार देख लेते हैं, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो होगा क्या कि आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी क्लियर होते चल जाए। तो ध्यान रखिए कि वीडियो को ज़रूर देखें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए बस इतना ही।